ठीक है, तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल या फिर N2 गैस जो भी हो एट 500 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वीआरएमएस का? वीआरएमएस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम नॉट। सही बात है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। 3 इंटू आर का एसआई यूनिट में वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर डायरेक्टली केल्विन में ही दिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर के बदले सब्सटीट्यूट 500 द होल अपॉन एम नॉट। अभी एम नॉट N2 गैस का एम नॉट अगर देखो तो 14 होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल। सही बात है, और ग्राम आपका एसआई यूनिट नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको एम नॉट क्या लेना पड़ेगा? 14 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल हो जाएगा ये। सही बात है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 14 नहीं, आपको यहाँ पे 14 इंटू 10⁻³ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो जरा मुझे बताओ ये कैलकुलेट करके कि आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है? तो 943.58 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ आर के बी एन ए विद प्रॉपर यूनिट्स एंड मेंशन रिलेशन बिटवीन देम। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखो तो आर का वैल्यू क्या होता है? 8.31। सही बात है, बट यहां पे मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा, आपको ये बताना है सर 1 यूनिट का वैल्यू 1.6 समथिंग 10⁻² समथिंग होता है। ठीक है, वो एटॉमिक मास यूनिट नहीं लेना है यहाँ पे, एसआई यूनिट लेना है केजी। दैट्स द रीजन वो केजी पर मोल में ले रहा हूं मैं। चलो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली आर हो गया, एनए हो गया और केबी हो गया। ठीक है, मैं इनके आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इनके यूनिट्स बताना। तो आर का तो 8.31 होता है, एनए का कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, और केबी का कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। सही बात है, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, मैंने इनके वैल्यूज आपको बता दिया। अभी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक के यूनिट्स बताओ और इनके बीच का रिलेशन भी बताओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज? ठीक है, आपका जो आर है कौन से फॉर्मूला में आता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी में आता है, तो आपका आर क्या बन जाएगा? सिंपली पीवी बाय एनटी। अभी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो यूनिट है ना, वो एक्चुअली तुम्हारे वर्क डन का यूनिट बन जाता है। सही बात है, ये आपके वर्क डन का यूनिट बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? जूल, और ये एन तो आपके नंबर ऑफ मोल है, तो मोल इनवर्स, टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है तो केल्विन इनवर्स, तो आपका जो आर है उसका यूनिट बन जाएगा जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। सही बात है, आपने जो लिखा है रजत कि पास्कल मीटर क्यूब, दैट थिंग इज इक्विवेलेंट टू जूल्स, तो हम लोग इसे जूल्स में लेंगे। सही बात है, प्रेशर का पास्कल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब इज अंडरस्टैंडेबल, बट वो मल्टीप्लाई करके वो जूल्स ही आएगा। ठीक है, ये आप प्रिंस ने सही आंसर दिया सेकंड वाले का, इसका होता है मोल इनवर्स। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? एक मोल में इतने एटम्स या फिर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने एंटिटीज होंगे, सो दिस इज पर मोल। सही बात है। अच्छा, अभी केबी और एनए में बताओ जरा मुझे क्या आएगा? जूल पर केल्विन। गुड, ये होता है जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, अच्छा मुझे जरा रिलेशन बताओ अब ये तीन क्वांटिटीज में, इनके बीच में जल्दी से एक रिलेशन बताओ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यस, आपका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज नथिंग बट योर एवोगैड्रोस कांस्टेंट इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो सिंपली योर आर इज इक्वल टू एन इनटू केबी, ये इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है थम्स अप देके बताओ मुझे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ ऑफ ऑक्सीजन गैस, और बाद में फिर उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे। डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल दे रखा है 3.2 पिकोमीटर्स, मास दे रखा है पूरे सैंपल का 200 ग्राम, देन वी हैव प्रेशर एंड वी हैव टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पैरामीटर्स लिख दूंगा जो जो क्वेश्चन में दे रखे। सबसे पहले तो O2 गैस है, O2 गैस है, उसके बाद डायमीटर दे रखा है O2 गैस का कितना? 3.2 पिकोमीटर्स दे के रखा है। ठीक है, तो पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻12 होता है आपका, तो 3.2 इंटू 10⁻12 मीटर्स, अगर मुझे ऐसा यूनिट में लिखना है तो। सही बात है। अच्छा, देन मास दे के रखा है 200 ग्राम्स, तो कितना मास है? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास मत समझ लेना इसे, ठीक है, ये पूरे सैंपल का मास है, तो 200 ग्राम दे के रखा है। अच्छा, प्रेशर और टेम्परेचर भी दे के रखा है, कितना दिया है प्रेशर? योर प्रेशर इज 3 atm एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इट्स 3 atm एंड इट्स 27 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर आपको O2 गैस के बारे में दिए हुए हैं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मीन फ्री पाथ। तो सबसे पहले यार मुझे कोई तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ
को का फॉर्मूला बता दो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला में कौन सी रिक्वायरमेंट है वो निकालने की कोशिश करेंगे और बाद में वो फॉर्मूला में डंप कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मीन फ्री पाथ, जल्दी से मुझे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बताओ कोई। तो आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1 होल डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एन अपॉन वी, जहां पे डी स्मॉल डी आपका डायमीटर है मॉलिक्यूल या एटम का। यहाँ पे हम लोग सर्कुलर कंसिडर करते हैं, ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन ऐसा किया गया है, इसे सर्कुलर कंसिडर किया है, सही बात है, ठीक है। फिर एन क्या है आपके, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सही बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल डी आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल एन आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी आपका बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सैंपल या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सही बात है। तो ये आपके मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। तो जो जो पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो पैरामीटर्स दे रखे हैं उनको स्टडी करो और ये सब आप जनरेट कर सकते हो। इनमें से बताओ और कैसे करोगे मुझे बता दो। चलो चलो, तो बेसिकली यहाँ पे डी पता है हमें, ये √2 और पाई तो कॉन्स्टेंट्स है, स्मॉल डी भी पता है हमें, डायमीटर पता है मॉलिक्यूल का। अभी हमें बेसिकली निकालना है कैपिटल एन और कैपिटल वी, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये चीज हमें इवेल्युएट करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग इस चीज को, सबसे पहले यहाँ पे O2 गैस दे रखी है, O2 गैस का मास दे रखा है, सही बात है। तो सिंस इट O2 गैस है, O2 गैस है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। तो अगर मैं 32 ग्राम्स ऑफ सैंपल लू, अगर मैं 32 ग्राम्स ऑफ O2 गैस का सैंपल लू, तो उसमें टोटल एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स या इस केस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सही बात है। तो यहाँ पे कितना ग्राम्स है, 200 ग्राम्स है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मुझे पता नहीं, तो बेसिकली इसे इक्वेट कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली आपका कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं 32 ग्राम का सैंपल ले रहा हूं तो उसमें टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं 200 ग्राम का सैंपल ले रहा हूं तो उसमें टोटल कैपिटल एन प्रेजेंट है, ये चीज मुझे निकालनी है। तो आपका कैपिटल एन बेसिकली क्या हो जाएगा, सिंपली इट्स 200 अपॉन 32 इंटू एन, जहां पे एन आपका एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। तो इट्स सिंपली 200 अपॉन 32 इंटू एन क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां से आपके कैपिटल एन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन से कि 0.022 आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ आप इसे 6 लिख सकते हो, ज्यादा भी चेंज नहीं आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सही है। ओके, ये हो गया आपका कैपिटल एन का कैलकुलेशन। उसके बाद आपका वॉल्यूम का कैलकुलेशन, सिंपली यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, सही बात है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन पी। स्मॉल एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स है एक्चुअली। टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर टोटल मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास करें तो आपका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। तो ये आपके स्मॉल एन की वैल्यू है। तो सिंपली यहाँ पे आप 200 अपॉन 32 डालोगे स्मॉल एन के बदले, इंटू आर तो आपका 8.31, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 300 केल्विन बन जाएगा। तो यार टेम्परेचर इज सिंपली 300। द होल अपॉन प्रेशर कितना दे रखा है, 3 atm दे के रखा है, बट हमें उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 1 atm इज 1.01 इंटू 10⁵5 पास्कल। तो ये आपका कंप्लीट वैल्यू है वॉल्यूम का, सही बात है। तो यहां से आपको कैपिटल एन निकल रहा है, यहां से आपको वॉल्यूम निकल रहा है। सिंपली ये जो क्वांटिटीज है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। तो यहां पे मैं पूरा सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं, 1 अपॉन √2 इंटू पाई इंटू डी कितना है 3.2 पिकोमीटर्स देके रखा है, तो 3.2 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर, द होल अपॉन n बाई वी। यहाँ पे मैंने n का वैल्यू और v का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता दिया, सिंपली सब्स्टिट्यूट करो और जल्दी से मुझे मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करके बताओ। तो आपके स्क्रीन में आपके आंसर है बेसिकली कैपिटल एन, कैपिटल वी एंड मीन फ्री पाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CV CP एंड गामा, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CV CP एंड गामा ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे देखिए रखा है कि उसके वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है। सो यहाँ पे आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। SO2 मॉलिक्यूल दे रखा है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये 2 देके रखा है,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका सीवी निकालना है, इसका सीपी निकालना है और इसका गामा निकालना है। सही बात है। तो यहाँ सबसे पहले तो इसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सही बात है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है SO2 मॉलिक्यूल जो है, ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इट्स अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मीनिंग इससे इसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो ये पॉलीएटॉमिक के कैटेगरी में आ जाएगा। तो पॉलीएटॉमिक की कैटेगरीज में 3 ट्रांसलेशन तो सब में होते हैं, इनमें 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होंगे। इसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे दे रखा है वाइब्रेशनल डिग्री कितने, यहाँ पे इसमें टोटल 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लस मैंने आपको बताया था एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। Your 1 vibrational degree of freedom is equivalent to 2 degrees of freedom. Why? Because एक वाइब्रेशन में ही एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है और एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म होता है। एक सिंगल वाइब्रेशन में एक पोटेंशियल, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ोगे कि एक ही वाइब्रेशन में आपका एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी होता है और एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी होता है, एंड दैट्स द रीजन योर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्विवेलेंट टू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, मुझे 2 into 2 करना पड़ेगा। सही बात है। सो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन एंड 2 वाइब्रेशनल है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी वैल्यू इंटू 2 करनी पड़ती है। सो टोटल मेरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 + 3 6, 6 प्लस कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 4 10। तो यहाँ पे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मेरे नेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है। तो मुझे जल्दी से यार सीवी की वैल्यू बताओ। चलो एक बार सीवी मिल गया तो सीपी भी मिल जाएगा, गामा भी मिल जाएगा। तो जल्दी से मुझे सीवी की वैल्यू बताओ यहाँ पे। ठीक है, आपका सीवी क्या होता है, बेसिकली टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द होल बाय 2 into r। ये आपके सीवी का फॉर्मूला है, जो आपके नेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दैट इनटू r/2। r क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 10/2 इंटू कैपिटल R कितना है, सॉरी 8.31 है, फिर चलो कैपिटल R के टर्म्स में ही रहने देते। तो यहाँ पे आपका सीवी का आंसर 5 है। आपका मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दिस केस इट्स 5 जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, ये सीपीसीवी के कॉन्सेप्ट बहुत बार आएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पे मैं आपको ये कैलकुलेट करते नहीं बैठने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली, चलो ये मिल गया, मैं मेरे माइंड में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लूंगा, सीवी का वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली। इतना मैं लिखने नहीं वाला हूँ। सो या प्लीज सीपीसीवी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स में आने वाला है। ठीक है, चलो आपको सीवी निकल गया। उसके बाद आपका मेयर्स रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी जो है वो गामा के, वो कैपिटल आर के बराबर होता है। सही बात है। तो आपका सीपी माइनस सीवी जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 5 दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां से आपका सीपी कितना निकल के आ जाएगा, आपका सीपी निकल के आ जाएगा 6 सही बात है। ओके, एंड फाइनली हमें गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अपने गामा का फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन सीवी। तो यहाँ पे सीपी कितना निकला है 6 द होल अपॉन सीवी कितना है अपना 5 तो गामा बेसिकली आपका 6/5 है। तो या योर गामा इज इक्वल टू 6/5। गामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडियाबेटिक प्रोसेस में, बोलते ना गामा निकालना पड़ता है, योर पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वहां पे यू नीड द वैल्यू ऑफ गामा। तो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करूंगा तब ये सब कैसे, तब ये जो सब सीपी सीवी गामा आएंगे तब प्लीज मुझे मत पूछना, अभी से मास्टर कर लो। तो जिन जिन बच्चों को क्लियर है ये न्यूमेरिकल एकदम प्रॉपर्ली, मुझे एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैप 6 वाला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 गैस at 127 डिग्री सेल्सियस टू द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ H2 गैस at 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही पे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 गैस, तो O2 गैस की आरएमएस वेलोसिटी एट कितना बोला है 127 डिग्री सेल्सियस, द होल अपॉन H2 गैस की आरएमएस वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। सही बात है, इनके आरएमएस वेलोसिटीज का आपका रेशियो निकालना है। योर वी आरएमएस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। सही बात है। तो यहां पे आपका वी आरएमएस ऑफ O2 अपॉन वी आरएमएस ऑफ H2, ये क्या होगा, O2 का तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर मास इंटू इसी का मैं उल्टा कर दूंगा
H2 का मॉलिक्यूलर मास द होल अपॉन 3RT, दोनों के टेम्परेचर्स भी अलग अलग है, तो यहाँ पे O2 का टेम्परेचर लिख रहा हूँ, यहाँ पे H2 का टेम्परेचर लिख रहा हूँ। सही बात है, लेकिन जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें वहीं पे कैंसिल आउट कर दो। ये 3R, ये 3R यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 3R एंड 3R कैंसिल इट हियर। तो सिंपली क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर आ जाएगा आपका H2 का मॉलिक्यूलर मास अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर मास इनटू O2 का टेम्परेचर अपॉन H2 का टेम्परेचर। सिंपल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों में 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली H2 का कितना होता है 2 और O2 का कितना होता है 16 ही होता है ना, नहीं आई एम रियली सॉरी, इट्स 32 इनटू टेम्परेचर ऑफ O2। अभी O2 गैस जो है, O2 गैस जो है वो 127 डिग्री सेल्सियस पे, सो वो आपका कितना हो जाएगा, ये 400 केल्विन हो जाएगा। 400 अपॉन H2 गैस आपका कितने 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो 300 है। तो ये आपका आंसर है। अभी इसे कैलकुलेट करो, ये 0 0 तो कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 8 are 32, सो या एंड देन अगेन 2 4 are 8, तो आपका आंसर है 1/√12 वेलोसिटी ऑफ O2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ H2, ये आपका 1/√12 है, ठीक है। जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी नेट निकाला, ओके फिर नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया। ओके, हाँ काइनेटिक एनर्जी नेट निकाला, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कुछ दिए ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में। सिंपली ये बोला है कि SO2 गैस का काइनेटिक एनर्जी निकालो पर केजी पर मोल पर एटम। तो ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल के रखा है, SO2 गैस दे रखी है सबसे पहले तो। यस, प्रिंस ने सही आंसर दिया है, 3/2 kBT आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये होता है आपका 3/2 इंटू KB इंटू टी। सही बात है। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर कितना 227 डिग्री सेल्सियस बोल के रखा है। इसमें अगर मैं 273 ऐड करूं, मुझे ऑब्वियसली केल्विन में इसे कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसमें 273 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ये 500। तो ये आपका 500 केल्विन है एक्चुअली। तो आपका काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये सिंबल लगा देता हूँ। इस सिंबल का मीनिंग होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वैल्यू, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, कुछ होंगे जिनकी कम है तो उनकी कम रहेगी, ठीक है। बट ओवरऑल ये एवरेज हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/2 इंटू केबी की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू आपका टेम्परेचर कितना लेना है 500। अच्छा, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, ये जूल्स में आंसर आएगा आपका, सिंस इट्स काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आएगा। तो जल्दी से ये चीज कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये हो रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली जहां पे आपकी SO2 गैस है, SO2 गैस अगर आपकी 500 केल्विन पे है तो एवरेज मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 1.035 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो पर मोल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है। बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज वन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। तो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का कितना होगा, मुझे इसी चीज को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस प्रिंस, गुड। एक तो तुम ऐसे करो 1.035 इंटू 10⁻⁻20 इंटू आपका बेसिकली एवोगाड्रोस नंबर कितना है Na, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे फिर ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है मैं यहीं पे डायरेक्टली मैं Na से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 3/2 KB इंटू Na इंटू टी, ये क्या बन जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इंटू Na कर रहा हूं,
और kb इंटू के na क्या है आपका, इट्स सिंपली और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 इंटू कैपिटल R इंटू टी। तो या ऐसे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, तो इधर आप ऐसे कर सकते हो या फिर 3/2 इंटू R इंटू टी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3/2 इंटू R कितना होता है 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है आपका 500 केल्विन। तो या वन एंड द सेम थिंग्स, आपको सेम आंसर आएगा। तो जल्दी से मुझे बताओ वैल्यू कितनी है ये। ठीक है, फाइनली वी वांट काइनेटिक एनर्जी अभी पर केजी चाहिए। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो आपका अभी काइनेटिक एनर्जी पर केजी कैसे निकलेगा, सिंपल है, एक मोल में कितने SO2 के कितना मास होता है SO2 का 1 मोल का, वो निकालो, फिर वो 1 kg से यूनिटरी मेथड से कर लो। बेसिकली अगर मैं SO2 गैस देख रहा हूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका 32 सल्फर का होता है प्लस 32 O2 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली आपका 64। तो बेसिकली अगर मैं 64 ग्राम्स ऑफ SO2 ले रहा हूं तो इसमें टोटल बेसिकली ये आपका टोटल 1 मोल है। सही बात है, तो बेसिकली 1 kg अगर लूंगा मैं तो कितने मोल्स होंगे, आई डोंट नो, तो यहाँ पे मैं स्मॉल एन लिख रहा हूं। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1 kg अपॉन 64 ग्राम, या फिर इसे लिखूंगा मैं 1000 ग्राम्स अपॉन 64 ग्राम्स। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। और अगर एक मोल SO2 का इतना काइनेटिक एनर्जी है तो पर केजी कितना होगा, उसे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पर केजी, आपकी काइनेटिक एनर्जी पर केजी यहाँ पे कितनी हो गई, सिंपली 6232.5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 64। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो कैलकुलेट करो, और जिन जिन बच्चों को क्लियर है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे एक थम्स अप देके बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 97.38 किलो जूल आपका आंसर है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7, जिन जिन बच्चों एकदम प्रॉपरली क्लियर है सब कुछ, मुझे एक थम्स अप देके बताओ जल्दी से।